है 3 डायमेंशन में, वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? राजीव रंजन, चलिए आप बताइए। सर 6। राजीव रंजन सर 6। 6 होगा बेटा, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टू श्वेता कुमारी। बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी? क्लोज पैकिंग करें हम लोग बीसीसी का, तो बीसीसी का यदि हम लोग क्लोज पैकिंग करें तो बेटा क्या होगी बताइए श्वेता? नहीं मालूम, पढ़ाई नहीं हो रहा है। राज गौरव। यस सर। राज गौरव, यस सर। बीसीसी में यदि पैकिंग है क्लोज्ड पैकिंग, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? आवाज साफ नहीं आ रहा सर। ओके बेटा, आवाज साफ आ रही है। सूरज प्रकाश, आप बताइए इसका आंसर। बीसीसी में पैकिंग है यदि, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? सर 8। 8 होगा, वेरी गुड बेटा। देखो आंसर नहीं मालूम है ना, तो आवाज साफ नहीं आ रही है ऐसा मत बोलो, नहीं मालूम है ऐसा बोल दो, ठीक है? आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ, अब आ रहा है ना? नहीं, इधर थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है सर। सर आवाज सही से नहीं आ रहा। बेटा आप नेटवर्क में आइए, आपकी आवाज क्लियर हो जाएगी। और राज गौरव और साक्षी झा से रिक्वेस्ट है कि आप अपने माइक को बंद करें पहले। ओके, साक्षी झा आप भी। ओके बेटा, तो आई सपोज आप लोग पढ़ रहे हो घर में, और मुझे लग रहा है कि आंसर्स बहुत कम आ रहे हैं उधर से, फिर भी आप लोगों को मेहनत करना है और चीजों को पढ़ना है। और एक रिक्वेस्ट मैं फिर से कर रहा हूं आप लोगों से, जो बच्चे मीटिंग में एंटर कर रहे हैं विदाउट राइटिंग देयर नेम, तो आप मीटिंग आईडी एंटर कीजिए, फिर उसके नीचे में नेम एंटर करने का जगह है, तो प्लीज आप अपना नाम एंटर कीजिए। यदि आप नहीं एंटर करोगे अपना नाम, तो आपको वेटिंग में डाल दिया जाएगा। ओके, आई रिक्वेस्ट वंस मोर, फिर से सुन लीजिए कि आप अपने नाम को एंटर कीजिए नाम वाला एरिया में। गॉट इट? तो बेटा वी विल स्टार्ट टुडेस क्लास। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द टॉपिक। चलिए, कल तक हम लोगों ने देखा था कि किस तरह हम लोग पैकिंग कर रहे हैं 3 डायमेंशन में 2 डायमेंशनल सीट की मदद से। तो 2 डायमेंशनल स्क्वायर सीट्स का हम मदद ले रहे थे पैकिंग में कल तक। ओके, इससे पहले हम हेक्सागोनल का 3 डायमेंशनल पैकिंग में जाए, उससे पहले मैं आपको कुछ टाइप ऑफ वॉइड्स एक्सप्लेन कर देता हूं कि बेटा वॉइड्स क्या। ओके, तो जरा ध्यान से देखिएगा। ओके, voids it is the gap between constituting particle। ओके, मानो एक पर्टिकुलर चीज है, ओके, वो कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बना है, तो उसके बीच में जो गैप रह जाती है, देखो ये वाला पोर्शन आपको दिख रही होगी, दिस इज द गैप। ये वाला पोर्शन जो दिख रही है, दिस इज द गैप। ओके, उसके बीच में जो गैप रह जाती है पार्टिकल्स के बीच में, उसे हम लोग बोलते हैं वॉइड स्पेस या एम्प्टी स्पेस। ओके, और यदि हम सॉलिड स्टेट में बात करें, इन सॉलिड स्टेट the vacant space that remains during formation of solids। देखो, जब एक सॉलिड तैयार होता है, ओके, जब एक सॉलिड तैयार होती है, तो जब ये सॉलिड तैयार हो रहा है, तो कुछ स्पेस जो है ना,
खाली छूट जाती है पैकिंग के दौरान। ओके, एक सॉलिड तैयार हो रहा है तो एक गिवन वॉल्यूम में वो जहां पे तैयार हो रहा है तो वहां पे पार्टिकल जो है वो सारे गिवन वॉल्यूम में सारे प्लेस को ऑक्युपाई नहीं कर पाती है, कुछ स्पेस एम्प्टी छूट जाता है। ओके, तो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में उन एम्प्टी स्पेस को हम लोग बोलते हैं वॉइड्स। ओके, तो वॉइड्स इज क्लियर आई सपोज, एम्प्टी स्पेस दैट रिमेन्स बिटवीन particles during formation of solids। okay, void जो होते हैं बेटा डिफरेंट टाइप्स के void होते हैं। the first type of void that we are going to say is triangular void। it is in between three atoms। ट्रायंगुलर वॉइड जो होता है ना वो तीन एटम्स के बीच में क्रिएट होता है। गॉट इट? अब आप देखना चाहो तो देखो, एक देखिए मैंने तीन एटम्स लिए हैं, ठीक है ना, एक दो तीन, और उसके बीच में एक छोटी सी जगह है, देखो यहाँ पे देख रही है छोटी सी खाली जगह आप लोगों को, तो छोटी सी जो खाली जगह बीच में है बेटा उसे हम बोलेंगे ट्रायंगुलर वॉइड। ये जो खाली स्पेस है ये कितनों से टच में है? एक दो तीन, तीन से टच में है तो दैट इज नोन एज ट्रायंगुलर वॉइड। ये वाला पोर्शन तो ट्रायंगुलर वॉइड। गॉट इट? तो इट इज इन बिटवीन थ्री एटम्स। अब कहां होती है चलो देखते हैं। इन टू डायमेंशनल हेक्सागोनल अरेंजमेंट triangular voids are seen। देखो टू डायमेंशनल हेक्सागोनल जो पैकिंग होती है आपको मालूम होगा, तो पैकिंग कुछ इस तरह होता है कि हम लोग इसके डिप्रेशन में डालते हैं। ओके, हम लोग क्या करेंगे, इसके डिप्रेशन में डालेंगे। गॉट इट? अब देखो ध्यान देंगे, थोड़ा सा मैंने छोटा बना दिया, थोड़ा मैं पार्टिकल को बड़ा कर दूं अच्छे से आपको आइडिया। देखो बेटा ये वाला पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है, देखो ये कितने से टच में है? 1 2 3। तो दिस इज नोन एज ट्रायंगुलर वॉइड। और ट्रायंगुलर वॉइड जो होते हैं ना दो टाइप के तरह से दिखते हैं आपको। एक ट्रायंगल दिखेगा जिसका जो एपेक्स रहेगा, उस ट्रायंगल का एपेक्स जो रहेगा ऊपर, देखो ये वाला लेयर में पहला लेयर, इस लेयर में देखो इस ट्रायंगल का जो एपेक्स है ऊपर ऊपर है, और दूसरा वाला लेयर में देखो एक ट्रायंगुलर वॉइड और दिख रहा है आपको, ये भी कांटेक्ट में 1 2 3 से, तो इसकी जो एपेक्स है वो क्या है? नीचे। अंडरस्टूड? तो ट्रायंगुलर वॉइड दो तरीके से दिख सकती है आपको, एक विद एपेक्स अप एंड वन विद एपेक्स डाउन। ओके, तो आई सपोज ये आइडिया आपको क्लियर हो। If we will talk of another type of void, that is tetrahedral voids। It is in between को शॉर्ट में BTW लिख दे रहा हूं, ठीक है? It is in between 4 atoms। 4 एटम्स के बीच में इस टाइप का वॉइड आपको मिलेगा। ओके, अब देखिए जरा ध्यान से, सपोज कीजिए आप ये एक है, ये एक है, ठीक है? अब मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर में एक स्फीयर रख देता हूं। तो ये जो बीच का एरिया है ये वाला, ये वॉइड जो दिखेगा आपको, ये कितनों से कांटेक्ट है? एक ये नीचे, दूसरा, तीसरा, और ये रेड वाला जो ऊपर से रखे हैं, ठीक है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं जो 4 एटम्स के कांटेक्ट में होते हैं। तो यदि आप देखना चाहते हो तो देखो बेटा यहां से मैं आपको क्लियर दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज
3 एटम्स है, ठीक है ना। 3 एटम्स के बीच में एक छोटा सा आपको होल दिख रहा है, ट्राइंगुलर, सॉरी ट्राइंगुलर या। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर में डालता हूँ एक, ओके, इसके ऊपर में डाला मैं एक, तो ये वाला जो होल है, यदि मैं इधर से दिखाता हूँ तो थोड़ा आइडिया ज्यादा क्लियर होगा, जो पीछे से, ओके। खाली स्पेस है ना, अभी देखो अभी खाली स्पेस दिख रही है। अब मैं इधर से डाल, तो ये जो बीच वाला वॉइड है वो कितनों एटम से कांटेक्ट में है, 1 2 1 2 3, और यदि ऊपर से इधर ही से डाल दो तो चौथा से कांटेक्ट में आ जाए, ओके। दिस इज 3 1 2 3 एंड दिस वन इज 4, ओके। आई सपोज द आइडिया इज क्लियर बेटा। ट्रायंगुलर वॉइड कैसे है, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनेगी, 3 है और एक चौथा यदि मैं इस होल पे डालूं तो 4 एटम से कांटेक्ट में है, तो दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड, ओके। आइडिया क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना है, हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे एक पैकिंग जहां पे हेक्सागोनल शीट्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे 3 डायमेंशन। एक 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल शीट लेंगे, उसके ऊपर में दूसरा 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल शीट डालेंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या करते हैं, जो एक हेक्सागोनल शीट है उसके टेट्राहेड्रल वॉइड पे दूसरा शीट डालेंगे, ठीक है ना। तो मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट बोर्ड ये मैं नेटवर्क में वीडियो सही नहीं आ रहा है सर, एक बार और बता दीजिएगा। आवाज नहीं सुनाई दे रही है सर बोल रहे थे फर्स्ट बोर्ड यही है सर, अभी ज्वाइन किया सर नेटवर्क। फर्स्ट क्लास आज नहीं है बेटा। सर मतलब ये सर मतलब शीट जो है वो फर्स्ट है सर, स्लाइड। हाँ हाँ पहला ही है, आज ही पहला पढ़ा रही है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है। चलिए अपने स्पीकर कॉन पे ध्यान से समझिए, फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं 1 2 3 एटम है, और फिर इसमें जो गैप है सर बोल रहे हैं इसी तक को होल्ड में कर दे रहा है, वो फोन की थी बोल उसको लॉग नहीं हो रही है। क्या बोल रहे हो, इसीता को क्या प्रॉब्लम है? सर उसको कोई होल्ड में कर दिया है तो वो नहीं लॉक कर पा रही है। ओ बेटा इसीता नहीं लॉक पार कर रही है क्योंकि उसको नाम एंटर करने बोलो अपना, ठीक है ना। अच्छा अच्छा ठीक है। वो अपना नाम एंटर करेगी तभी आ पाएगी बेटा, ठीक है ना, ओके। तो बेटा कुछ भी बोलना है तो बीच में मत बोलो, मैं नहीं सोचता हूँ क्या बोलना, भगवान जाने। अपने माइक को ऑफ करो ध्यान से। तो टेट्राहेड्रल वॉइड मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 3 है, 3 के बीच में छोटा सा खाली जगह है, 3 के बीच में छोटा सा खाली जगह, तो एक चौथा एटम मैंने वहां पे रखा, तो ये जो होल है वो कितने एटम के कांटेक्ट में आ जाएगा, 1 2 3 और एक चौथा एटम के कांटेक्ट में आ जाएगा। दिस टाइप ऑफ वॉइड इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड, और इसकी एप्लीकेशन कहां पे है मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ओके सो दिस वन मुझे मिटाना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि आई रिक्वायर सम ड्राइंग पोर्शन। टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में और एक इंफॉर्मेशन जान लो। जब एक क्रिस्टल बनता है, जब एक क्रिस्टल सिस्टम बनती है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने सारे होंगे ये आपको जानना है। टेट्राहेड्रल वॉइड को बेटा हम लोग डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ THV। टेट्राहेड्रल वॉइड को शॉर्ट में बोलेंगे THV। अब मैं जब भी पढ़ाऊंगा THV बोलूंगा तो उसका मतलब समझना टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो 4 एटम्स के कांटेक्ट। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होती है ना 2 into number of atoms in unit cell। यूनिट सेल में जितना एटम्स होगा, यूनिट सेल में जितना एटम्स होगा उसका दुगना होगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ओके। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। बीसीसी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, एक बीसीसी यूनिट सेल है मानो, तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने सारे हो सकते हैं? 4 सर। क्योंकि एफिशिएंट नंबर ऑफ एटम 2 होते हैं, 2 into 4। नेक्स्ट वी विल टॉक ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को हम लोग लिखेंगे OHV,
ठीक है ना, इट विल बी रिटन एज OHV. It is in between 6 atoms. ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बनती है 6 एटम्स के बीच में बनती है. ओके, तो एग्जैक्टली आप यदि डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू देखना चाहते हो तो जरा देखो इसे. देखो, सपोज दिस इज आ 1 2 3, ये एक ट्रायंगल आपको दिख रही है. अब मैं क्या करता हूं, इसके बीच में एक वॉइड है, अब मैं उल्टा रखता हूं इसके ऊपर. देखो, देखिए उल्टा. ये जो होल बीच की दिख रही होगी आपको, ये जो बीच की होल है, इट इज इन कांटेक्ट विद हाउ मच. ये जो बीच की होल है, मैंने क्या किया, एक सीधा ट्रायंगल है, दिख रहा है आपको, एक सीधा ट्रायंगल और एक मैं उल्टा ट्रायंगल रख रहा हूं इस वॉइड के ऊपर. ओके, तो छोटा सा होल आपको दिख रहा होगा ऐसा. तो ये छोटा सा जो होल है वो कितने स्फीयर से कांटेक्ट में है? 3 और 3 स्फीयर से कांटेक्ट में है. तो दिस टाइप ऑफ वॉइड इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड. देखो बेटा, ध्यान से मैं एक फिगर भी बना दे रहा हूँ 2 डायमेंशन में, जो शायद ज्यादा क्लियर. देखो, मानो ऐसे है, ऐसे है, ओके, और ये ऐसे, ठीक है. तो ये हो गई 1 2 3. गॉट इट. अब हम लोग क्या करते हैं, मानो एक उल्टा इसके ऊपर रखते हैं, फिर से डालते हैं. तो उल्टा डालेंगे तो कैसे डाल सकते हो कि इस वॉइड को ढकना है, तो समझो एक काम करो, इसको पहले ऐसे सीधा कर. तो सीधा में समझो ज्यादा अच्छा आपको. ओके, तो यहाँ पे ये जो होल है वो कितने से कांटेक्ट में है? 3 एटम से कांटेक्ट में. बट अब मैं क्या करता हूं, ऊपर से एक और लेयर रखता हूं. अब जो बीच वाला होल था, कितने एटम से कांटेक्ट में? 1 2 3 4 5 6. 6 एटम से कांटेक्ट में है. तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होती है, इट इज इन कांटेक्ट विद 6 एटम्स. ओके बेटा. अब एक क्रिस्टल सिस्टम जो बनता है, उसमें यदि हम नंबर ऑफ OHV का बात करें, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का बात करें, तो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल. यूनिट सेल में जितना सारा एटम होगा, उतने सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी होंगे. तो आई सपोज वॉइड्स की आइडिया आप लोगों की क्लियर हो गई होगी. तो नेक्स्ट में आप जो टॉपिक में मूव करने वाला हूं, वो थोड़ी ज्योमेट्रिकल टॉपिक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा उसको आपको. तो पहले एक बार रिवाइज कर लो. ट्रायंगुलर जो रहती है वो 3 एटम से कांटेक्ट में रहती है. टेट्राहेड्रल 4 एटम से कांटेक्ट में रहता है, वो जो होल रहती है. ऑक्टाहेड्रल 6 एटम से कांटेक्ट में है, वो जो. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं मूव करता हूं. ओके, चलिए. द नेक्स्ट टॉपिक इज locating a THV और OHV. हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक यूनिट सेल में कहां पे रहती है, उसको हम लोग देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे. टेक इनटू कंसीडरेशन, और बहुत अच्छी विजुअलाइजेशन वाली टॉपिक है, ध्यान से देखना, विजुअलाइज करना इस चीज. टेक इनटू कंसीडरेशन
FCC यूनिट सेल। ठीक है ना, आपको क्या लेना है, फेस सेंटर्ड सेल लेना है। ओके, divide it into 8 small cubes. Okay, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मैंने लिया है। मैंने कंसीडरेशन में कौन सा लिया है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल लिया है। ओके, अब मैंने उसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है 8 स्मॉल क्यूब। तो यदि आप लोग अपने दिमाग को जागृत करोगे और याद करोगे कि एफसीसी कैसी होती है, तो एफसीसी आपको दिमाग में आएगी कि एफसीसी जो है वो सारे कॉर्नर्स पे एटम तो रहता ही है, प्लस ऑपोजिट फेसेस पे रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये फेस पे एक एटम है, तो ये फेस पे भी एक एटम रहेगा। ओके, ये फेस पे है तो ये फेस पे भी एक एटम रहेगा। ये फ्रंट वाला फेस पे है तो ये बैक वाली फेस पे भी एक एटम रहेगा। ओके, तो इन ऑल टोटल सारे कॉर्नर पे रहते हैं और साथ में सारे फेसेस पे भी है। स्मॉल क्यूब्स में बांट दो, 8 छोटे छोटे टुकड़े में बांट देना है। ईच स्मॉल क्यूब, कितने सारे स्मॉल क्यूब बनेंगे, 8 स्मॉल क्यूब बनेंगे। ईच स्मॉल क्यूब कंटेन्स 1 THV। हर छोटे से स्मॉल क्यूब में एक THV रहेगा। तो ये आइडिया क्लियर हुई। जब मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा तो ध्यान से इस इमेज को देखिए। ओके, देखो बेटा ध्यान से देखना इस इमेज को, थोड़ा समझ के। ये वाला एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में देखो आप लोग एटम्स कहां कहां है, कॉर्नर पे है, सारे कॉर्नर पे, नो प्रॉब्लम, सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। ओके, सारे कॉर्नर्स पे हैं, साथ में हर फेस पे भी दिख रहे हैं। सॉरी दिस वन, ये फेस है और ये वाला और ये आगे वाला, ठीक है ना, सारे फेस पे भी है। तो इट्स क्लियर कि ये एक फेस सेंटर्ड है। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि ये वाली जो यूनिट सेल है इसको 8 पार्ट में बांटना है। तो बेटा 8 पार्ट में हम लोग इसको बांटते हैं। तो देखो 8 पार्ट कौन कौन से हैं, मैं मार्क करूंगा, कुछ नहीं करोगे कोई, प्लीज नोबडी ड्रॉ, नहीं तो ब्लॉक करने में टाइम नहीं लगेगा बेटा। 8 पार्ट में इसे बांटना है, 8 पार्ट देखना, एक, ठीक है, गौर कर लिए, दूसरा, तीसरा, पीछे वाला चौथा, ऊपर में 4 और नीचे में 4। तो टोटल मैंने 8 स्मॉल पार्ट्स में इस यूनिट सेल को डिवाइड कर लिया है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, एक यूनिट सेल को पिक करता हूं, कोई भी एक, सॉरी, जो 8 पार्ट में डिवाइड किया उसमें से एक स्मॉल क्यूब को मैं पिक करता हूं। देखो मैं यहाँ पे एक स्मॉल क्यूब को पिक किया। ओके बेटा, अब इस स्मॉल क्यूब में आपको ध्यान देना है कि एटम्स कहां कहां मौजूद है। एटम्स मौजूद होते हैं फेस के, देखो ये जो नीचे वाली फेस है उसके ऑपोजिट कॉर्नर पे है, नीचे वाली फेस की ऑपोजिट कॉर्नर पे है और ऊपर वाली फेस की ऑपोजिट कॉर्नर पे है। ओके, कितने सारे टोटल एटम है, 4 एटम्स है। कितने सारे टोटल एटम्स है, 4 एटम्स है। और मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको पढ़ाया था कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो कितने एटम्स के टच में रहती है, 4 एटम्स के टच में रहती है। अब जब इस 4 एटम्स को आप लाइंस के थ्रू जोड़ोगे तो यू विल गेट अ पोर्शन, दिस पोर्शन, ये वाली जो पोर्शन है, दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड। ये एक खाली स्पेस है, दैट इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, वो एम्प्टी स्पेस होती है।
तो एक क्यूब में, एक छोटा क्यूब में एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। ओके, तो 8 छोटे छोटे क्यूब हैं, तो कितने सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेंगे? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेंगे। एक क्यूब में एक, तो 8 क्यूब में कितने सारे? 8। तो आई सपोज ये आइडिया बेटा आप लोग को क्लियर होगा। तो ध्यान से आप इधर देखिएगा, हम लोग प्रूफ भी करेंगे इस चीज को, जो मैंने बोला था कि पहले कैसे होते हैं ट्वाइस टेट्राहेड्रल। Each small cube contains one tetrahedral void। ये आइडिया सबको क्लियर है। अब देखिएगा टोटल THV, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं? एक छोटा क्यूब में एक, तो 8 छोटा क्यूब में टोटल मिला के 8। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? 8। ओके, अब देखिए मैंने कंसीडरेशन में कौन सा लिया था? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4। ठीक है। और टेट्राहेड्रल वॉइड जो क्वेश्चन में आया है कितना है? 4 into 2, 8 है ना। तो प्रूव हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड इज व्हाट? जितने सारे एटम्स रहेंगे, जेड से हम लोग डिनोट करते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, जितने सारे एटम्स पर यूनिट सेल इनटू। तो ये प्रूव हो गई। तो किसी को कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए ये प्रूव में, बट आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप अपने एनसीईआरटी बुक में इस डायग्राम को थोड़ा गौर से देखना। और इसे टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक टेट्राहेड्रन बनती है। आप देखोगे वो जो छोटी सी यूनिट सेल थी उसमें एक टेट्राहेड्रन बन रहा था। ओके, सो इट्स नोन एज टेट्राहेड्रल। तो आइडिया क्लियर है बेटा? वेरी सिंपल वन। पर ये विजुअलाइजेशन पार्ट है जो आप प्लीज विजुअलाइज करना और कोशिश करना। जो 8 पार्ट में हम लोग यूनिट सेल को बनाया है, एक छोटा सा होमवर्क, 8 पार्ट में एक यूनिट सेल को जो हम लोगों ने डिवाइड किया है, तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आप बनाना। ठीक है ना, एज अ डायग्राम आप बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, बट उतनी कोई रिक्वायर्ड नहीं है, पर आप करना थोड़ी अच्छी विजुअलाइजेशन हो गया। तो आगे कौन सा? टेट्राहेड्रल वॉइड तो विजुअलाइज हो गया। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हम लोग विजुअलाइज देखते हैं कैसा। आप लोग ऑक्टाहेड्रल शब्द स्टैंडर्ड 11th में कहीं पे सुने हो? जल्दी से बताओगे कहां पे सुने थे? केमिकल बॉन्डिंग। यस, बॉन्डिंग। आपने ऑक्टाहेड्रल सुना था, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है वो कितने एटम से सराउंडेड होती है? 6 एटम से सराउंडेड, 6 से होती है। ठीक है, तो मैं डिस्कस करने वाला उसी को देखना ध्यान से। तो यहाँ पे भी हम लोग लेंगे take into consideration a face centered cubic unit cell। एक face centered cubic unit cell ही। ओके, अब देखो ध्यान से बेटा, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, ठीक है, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड एग्जैक्टली बनेगा आपका बॉडी सेंटर में। तो बॉडी सेंटर तो आपको मालूम है, वो जो क्यूब है उसके एकदम बीच में बनेगा। ठीक है ना, फेस सेंटर्ड मतलब बीच में वहां पे कुछ नहीं रहता। बहुत बच्चों के दिमाग में ये चीज आ रहा होगा कि सर बीच में तो पहले से रहता नहीं, बीच में पहले से बीसीसी में रहता है। ओके, फेस सेंटर्ड में बीच में कुछ नहीं रहती है। तो ये ध्यान दें कि मैंने एफसीसी यूनिट सेल लिया है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसके एकदम बॉडी सेंटर पोजीशन पे एक एम्प्टी स्पेस होती है, दैट इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, तो ध्यान से देखो, 1 OHV, 1 octahedral void at body center and 1 on each edge। एज किसको बोलते हैं मालूम है ना? एज बोलते हैं जो कॉर्नर वाला पोजीशन रहता है, ये वाला। ओके, इसको एज बोलेंगे। और कितने सारे एज होते हैं? 12 एजेस होते हैं।
गॉट इट? तो वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट बॉडी सेंटर एंड वन ऑन ईच एज। तो चलो हम लोग इसको विजुलाइज करते हैं ये कैसा है। बेटा अपना ऑडियो बंद कर दो दोनों। ये कौन है? अंशु कुमार बेटा ऑडियो बंद करो। यस सर। देखो तो हम लोग अब क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखने में कैसा हो सकता है। ओके देखो मैं क्या करता हूं, एकदम इमेज सबको दिख रही है ना बेटा? यस सर। यस सर। देखो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल सबको दिख रहा होगा, ये वाला दिस वन इज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सबको दिख रही होगी। अब देखो ध्यान से, मैं ले रहा हूं बॉडी सेंटर पोजीशन को, एकदम ये वाला बॉडी सेंटर पोजीशन जहां पे हल्का सा ब्लू मैंने दिया है। तो वो देखो बेटा कितने सारों से सराउंडेड है। 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, 6 एटम, 6 एटम से सराउंडेड है। गॉट इट? तो मैंने पहले आपको बताया था एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होती है वो कितने एटम से सराउंडेड होती है? 6 एटम से सराउंडेड होती है। तो वो आपको साफ क्लियर होता है। और ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बन रही है एकदम कहाँ बन रही है? बीच में बन रही है, इस यूनिट सेल के एकदम बीच में बन रही है। डायग्राम 1 का मैं बात कर रहा हूँ। ओके तो वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज एग्जैक्टली एट द बॉडी सेंटर। जो नेक्स्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं वो एज पे बनते हैं। देखो एज किसको बोलते हैं? देखो बेटा ये एक एज है, ये दूसरा एज है, ये तीसरा एज है, ये चौथा एज है, ये पांचवा है, ये छठा है, वैसे ही 12 एजेस हैं। तो ये वाला एजेस पे ये वाला टेट्राहेड्रल वॉइड बना है। तो ये वॉइड आपको दिख रही है कि जो एज पे बनी हुई है, देखो कितने से सराउंडेड है? 1 2 3 4 5 6 एटम है। तो चलो एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, तो इट्स अ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आप लोगों को ये विजुअलाइजेशन मिल गई होगी कि जो एज पे बन रही है ऑक्टाहेड्रल वॉइड और बॉडी सेंटर पे बन रही है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, तो एक एफसीसी में कितने सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं वो हम लोग प्रूव करेंगे। वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर मतलब एक्जेक्टली पूरी तरह से अंदर में यूनिट सेल का। तो टोटल OHB इज इक्वल टू 1 प्लस, तो एक तो पूरी तरह से अंदर में, तो पूरी उसी तरह से उसी यूनिट सेल का होगा, तो 1 प्लस कितना 1 ऑन ईच एज, टोटल 12 एज मतलब 12 वॉइड्स प्लस 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। पर आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि एज जो होती है एक क्यूबिक यूनिट सेल के, वो 4 के बीच में शेयर होती है। मैंने बताया था ना, एंड एज इज शेयर्ड बिटवीन 4 यूनिट सेल। तो ये जो वॉइड होगा ये भी 4 यूनिट सेल के बीच में शेयर। तो 4 से मतलब 4 के बीच से शेयर होगा तो कितना होगा? 1/4। एक यूनिट सेल को कितना शेयर मिलेगा? 1/4 मिलेगा। तो 1/4 मिला तो 4 1 4, तो कितना होगा? 3 + 1, ठीक है ना, which is equal to what? FCC में कितने एटम होते हैं? 4। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। बेटा प्रूफ तो हो गया नहीं है? विजुअलाइजेशन हुई थी ना अच्छे से? तो ये वाली प्रूफ हम लोग कर दिए। तो आप लोगों के दिमाग में देखो, मैं वीडियो भी आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, पर वीडियो देखो we have got limitations, वो वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। बट मैं क्या करूंगा, मैं आपके ऐप पे उसे अपलोड कर दूंगा। तो उसे जब अपलोड कर दूंगा ना, तो वो इस चैप्टर की सारी ज्योमेट्री अच्छे से क्लियर होगी। उस वीडियो को प्लीज आप लोग अपने ऐप पे देख लीजिएगा, उसको मैं आज अपलोड करवा दूंगा। ओके तो आई सपोज टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन आपको पता चल गई है, कहां कहां रहती है, समझ गए? 8 क्यूब में बांटा, ठीक है, एक एक सब में।
तो टोटल कितने हो गए? 2 IC नंबर, ये वाला इक्वल टू डाल दीजिए। विजुअलाइजेशन एक बीच में और बाकी क्लियर है बेटा? चलो फिर बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं आऊंगा, जरा ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस मेंस में बहुत बार पूछा गया इस टॉपिक से, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा और समझने वाली चीज है, इंटरेस्टिंग है। दिस इज नोन एज लिमिटिंग रेडियस रेशियो, इसको शॉर्ट में हम लोग LRRB बोलते हैं। ये क्या है मैं बाद में समझाता हूं, ठीक है? पहले ध्यान से देखो चीज को मैं जो लिख रहा हूं, NaCl, ZnS, जिंक सल्फाइड, NaCl, CaCl, सीजियम क्लोराइड, इन सब में रेशियो क्या है कैटायन और एनायन का? द रेशियो इज 1:1। इन दोनों में कैटायन और एनायन का जो रेशियो है दैट इज 1:1। ओके, अब हम इन लोगों का कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। जिंक सल्फाइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, यदि आप उसके यूनिट सेल को देखोगे, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा सारा, पर अभी ध्यान से सर आपका आवाज पूरा कट रहा है। क्या हुआ? हाँ, सर आवाज एक बार कट गया था, एक बार रिपीट कर दीजिए भाई। अच्छा ठीक है बेटा, मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से। ZnS, NaCl, CaCl, ये 3 यूनिट सेल दिया मैं 3 चीज का, ठीक है ना? इसमें कितने एटम है? 1:1 रेशियो में, इसमें भी 1:1 रेशियो में, इसमें भी 1:1 रेशियो में। अब मैं इन लोगों का कोऑर्डिनेशन नंबर बताता हूं। जिंक सल्फेट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होती है 4। NaCl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 6। सीजियम क्लोराइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 8। अब मुझे एक बात बताओ कि ये भी 1:1, ये भी 1:1, ये भी 1:1, पर कोऑर्डिनेशन नंबर सबका डिफरेंट क्यों हो गया? कहां से हो गया? एक क्वेश्चन उठती है सामने में, ध्यान से सुनना उस क्वेश्चन को। Why are AB और AB2 formula compound assumes a certain structure? इस क्वेश्चन को देखो, एक कंपाउंड है जिसका AB टाइप फार्मूला, ZnS, या AB2 टाइप फार्मूला है MgCl2, AB2 है ना, AB2 टाइप फार्मूला। एक पर्टिकुलर कंपाउंड जिसका फार्मूला AB टाइप है या AB टाइप है या AB2 टाइप है, वो क्यों एक पर्टिकुलर ही टाइप के स्ट्रक्चर को पकड़ता है? ओके, क्यों वो एक ही टाइप के स्ट्रक्चर को पकड़ता है? ऐसा नहीं है कि वो दूसरे टाइप के स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल क्यों नहीं रहता, वो एक ही टाइप के स्ट्रक्चर में क्यों ज्यादा स्टेबल रहता है? ओके, तो इसका जवाब जो हमें मिलता है, इट इज फ्रॉम द टॉपिक लिमिटिंग रेडियस रेशियो। ये क्या है हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको ये बात समझ आई तो क्वेश्चन सुनो दिमाग में ध्यान से, यदि क्वेश्चन नहीं समझ आई तो टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं रहता। बोलने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइप का सब्सटेंस एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में स्टेबल रहता है। ओके, तो क्यों वो वही स्ट्रक्चर में स्टेबल रहता है, तो दूसरा स्ट्रक्चर में क्यों नहीं स्टेबल रहता? ओके, इसका जवाब हमें इसके थ्रू मिलेगा। गॉट इट? और क्रिस्टल सिस्टम में कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे अलग हो जाता है, ये भी, इसका भी जवाब हमको इससे मिलेगा। ओके, देखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ क्रिस्टल जो डिपेंड करती है वो 3 चीजों पे डिपेंड करती है। ओके, एक क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो डिपेंड करती है 3 चीजों पे। वन इज शेप एंड साइज ऑफ आयन और एटम। जिन एटम से मिलके वो क्रिस्टल बना है या जिन आयन से मिलके वो क्रिस्टल बना है, उसकी साइज कैसी है, बड़ी है कि छोटी है,
उसकी शेप कैसी है उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो दो ये जो फैक्टर देखा हम लोगों ने, शेप एंड साइज एटम का कैसा है या आयन का कैसा है जिससे वो क्रिस्टल बनता है, उस पे कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करती है। ओके, तो थोड़ा दिमाग लगाओ तो समझ सकते हो कि कहीं साइज पे तो डिपेंड करेगी ही कोऑर्डिनेशन। दूसरा, कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन। प्रेशर है, ठीक है। जब उसका फॉर्मेशन हुआ था तो उस समय टेम्परेचर कैसी थी, प्रेशर कैसा था, वो भी डिफाइन करेगा कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा उस यूनिट से। और एक कंडीशन होती है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। देखो ये ऐसे क्वेश्चंस मेंस में पूछे गए हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। चौथा ऑप्शन उल्टा पुल्टा दे देगा या नन ऑफ दिस भी लिख देगा। तो ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मतलब कि कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, या वो इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस पे है न्यूक्लियस से, उस पे भी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करता है। तो इसके बारे में सोचना बेटा, मुझे तीन चीज लिखा हुआ है, तीनों के बारे में सोचना 2 मिनट बैठ के, क्योंकि इट्स नॉट ऑल अबाउट स्टडीज। आपको विजुअलाइजेशन सीखना है, क्योंकि आप जब इंजीनियरिंग में जाओगे तो विजुअलाइजेशन विल टेक यू वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। सॉलिड स्टेट से नो डाउट जी मेंस में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ट्रेंड तो है ही, एक क्वेश्चन तो आती ही है। तो क्वेश्चन काफी विजुअलाइजेशन सेंस वाला होता है, सिंपल क्वेश्चन। और जी मेंस में आए ना आए, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम कुछ चीज सीखें। ओके, तो कोऑर्डिनेशन किस कंडीशन पे उसके फॉर्मेशन हुई, शेप एंड साइज ऑफ आयन या एटम, ठीक है। अब चलो एक पल के लिए मैं मानता हूं मैं एक आयोनिक सब्सटेंस का बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड का जब फॉर्मेशन हुआ होगा तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है उस फॉर्मेशन में। वो जो फॉर्मेशन होता है तो हो सकता है कि पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में आयन्स होते हैं, पॉजिटिव आयन और पॉजिटिव आयन सामने सामने पड़ गया होगा फॉर्मेशन के दौरान, हो सकता है। ये भी हो सकता है कि नेगेटिव नेगेटिव आयन्स भी सामने सामने पड़ गई होगी अरेंजमेंट में, या ये तो होना ही चाहिए था पॉजिटिव और या नेगेटिव आयन सामने सामने पड़ गई है। तो यदि ऐसा कहानी कुछ होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव सामने पड़ जाए, नेगेटिव नेगेटिव सामने पड़ जाए, ऐसा कुछ होता है, तो इस कॉम्बिनेशन के थ्रू क्या होगा, रिपल्सन होगा। ओके, और यदि ऐसा होता है तो अट्रैक्शन। तो एक अरेंजमेंट जो होता है उसमें कौन सी चीज ज्यादा होनी चाहिए, दिस वन, अट्रैक्शन। हाँ ये वाली होनी चाहिए ना, मैक्सिमम अरेंजमेंट इसकी होनी चाहिए। ध्यान से सुनो बेटा बात, प्लस माइनस की मैक्सिमम अरेंजमेंट साथ में रहनी चाहिए, प्लस प्लस माइनस माइनस की अरेंजमेंट जो होनी चाहिए मिनिमम होनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि इसको जीरो तो नहीं कर सकते, पर इस अरेंजमेंट में ये वाली चीज क्या होनी चाहिए, सबकी मिनिमम अरेंजमेंट होनी चाहिए। गॉट इट। अब एक छोटा सा बात और आपके सामने कि जब अरेंजमेंट होता है तो एनायन जो होती है, एनायन कौन सी होती है, नेगेटिवली चार्ज आयन, और नेगेटिवली चार्ज आयन ऑब्वियसली क्या होता है, कैटायन से साइज में बड़ा ही होता है ना। एनायन जो होती है नेगेटिवली चार्ज, उसकी साइज बड़ी, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन। गॉट इट। अब चलिए देखते हैं जो अरेंजमेंट होता है, नीचे पोर्शन दिख रहा है सबको, देखिएगा। मानो एक ये है, एक ये है, एक ये तीनों मानो एक पल के लिए एनायन है। एनायन की साइज बड़ी है, मैं मान लिया ये वाला एनायन है, ठीक है। अब मैं मानता हूं कि कैटायन को मैं इसके बीच में रखने का कोशिश करता हूं, तो ये मतलब वॉइड ही है, ठीक है। यदि कैटायन का साइज छोटा हो तो वो वॉइड को ऑक्युपाई कर सकता है, ठीक है, खाली स्पेस में वो जा सकता है।
देखिएगा ध्यान से, तो कैटायन को मैं कहाँ रख सकता हूं? मैं यदि कैटायन का साइज को इतना बड़ा रखता हूं, ध्यान से देखिएगा, जो कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज वाला, मैं ब्लू से इंडिकेट कर रहा हूं, ये जो ब्लू वाला है मैं इसको इतना बड़ा बनाता हूं, मतलब इतना बड़ा, मिनिमम इतना बड़ा बनाया हूं कि ये इसको टच कर रहा है, ये वाला इसको भी टच कर रहा है, और ये इसको भी, मतलब तीन को टच कर रहा है, तो तीन के प्रति अट्रैक्शन है, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, तीन के प्रति अट्रैक्शन है, ठीक है। और इधर आप देख सकते हो दो रिपल्सन, एक रिपल्सन दूसरा रिपल्सन, तीन अट्रैक्शन है, दो रिपल्सन है, तो अच्छी खासी क्रिस्टल रहेगी, अरेंजमेंट इज गुड, ये सिस्टम को स्टेबिलिटी मिल सकती है। गॉट इट। अब एक पल के लिए मानो कि मैं इसके साइज को छोटा कर देता हूं, ध्यान से सुनो बेटा, मैं इसके साइज को छोटा कर दिया, एकदम इतना सा, एकदम इतना सा साइज कर दिया। तो अब मुझे बताओ, क्या ये जो बीच में ब्लू कलर से मैं कैटायन को जो शो कर रहा हूं, वो एनायन को टच कर पा रहा है? नहीं टच कर पा रहा। कैटायन एनायन को टच नहीं कर पा रहा है, पर एनायन एनायन को टच कर रहा है। जब एनायन एनायन को टच कर रहा है तो रिपल्सन तो बढ़ जा रही है बेटा, पर कैटायन जब एनायन को टच नहीं कर रहा है तो अट्रैक्शन की कहानी तो खत्म है यहाँ पे। तो इस टाइप का क्रिस्टल स्टेबल नहीं रह सकता। क्यों नहीं स्टेबल रह सकता? क्योंकि भैया अट्रैक्शन तो कम हो गई है यहाँ। तो इसको जो है एक मिनिमम साइज रखना ही पड़ेगा, एक मिनिमम साइज कैटायन की रहनी ही होगी, तब जाके वो क्रिस्टल स्टेबल होगा। अब आप बोलो कि सर मैं इसको थोड़ा ज्यादा बड़ा कर दूं, तो चलो आप इसको थोड़ा बड़ा कर दो, मानो आप इतना बड़ा कर दो, ठीक है। तो इतना बड़ा कर दोगे एक पल के लिए तो एनायन तो ऑब्वियसली दूर भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा, मतलब आइडियल अरेंजमेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि देखो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है, और रिपल्सन तो कम हो गई है ना डिस्टेंस बढ़ने में, तो ये भी कहीं ना कहीं सही है। आप बोलोगे कि सर आप इसका साइज को मैं और बड़ा कर दूं, बेटा आप इसकी साइज को आप और बड़ा कर देते हो तो एनायन तो बहुत दूर दूर भाग जाएगा, और आपको बनाना तो सॉलिड है, और सॉलिड में तो खाली जगह भी ज्यादा नहीं रह सकता है कि नहीं। तो इसकी जो साइज है उसकी एक लिमिटेशन है, उसको आप एक लिमिट से ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते हो और एक लिमिट से ज्यादा छोटा भी नहीं कर सकते। तो एक आइडियल साइज यदि कैटायन का रहता है तो क्रिस्टल में स्टेबिलिटी किस प्रकार आ सकती है आपको ये समझ आ रहा होगा। ओके चलो अब देखो एक पल के लिए मैं इसको आइडियल साइज पे रखता हूं, ये वाला, ठीक है, ये वाला साइज। तो देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, ये डिस्टेंस जो है ये वाली यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, दिस वन इज कैटायन, सॉरी एनायन की रेडियस है, ओके, एनायन की रेडियस है, और ये छुटकी सा यहां से यहां अंदर ये कैटायन का रेडियस होगा, छोटा सा कैटायन का रेडियस भी होगा r+। तो ये जो टोटल है जो यहां से यहां मैं लेता हूं, तो बेटा ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इट इज हाउ मच, r प्लस r-, कैटायन और एनायन दोनों का डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या है, यदि हम लोग ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन करें, ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन करने के बाद हम r प्लस और r- के रेडियस का रेशियो निकाल सकते हैं, और r प्लस और r- का जो रेशियो निकालते हैं रेडियस का, वी कॉल इट एज लिमिटिंग रेडियस रेशियो। ओके अब देखिएगा मैं नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा हूं तो अच्छे से समझ आएगा आपको, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, ये समझ आ गई होगी आपको। ध्यान से सुनो,
यदि हम लोग R प्लस और R माइनस का रेडियस का रेशियो निकाल ले तो कितनी आइडियल होनी चाहिए उस छोटे से वॉइड में जाके बैठने के लिए, वी कैन कैलकुलेट दैट। और कैलकुलेशन पे हमें ध्यान नहीं देना है अभी, क्योंकि यदि कैलकुलेशन आप करने जाओगे तो बहुत ज्यादा ज्योमेट्री है वहां पे और आपके लिए काफी टफ हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट्स देता हूं कि कितनी इन दोनों की रेडियस की रेशियो होनी चाहिए तो अच्छी अरेंजमेंट होगी। तो फिलहाल जो मैं बात कर रहा था आप लोगों के सामने, इट वाज like this and like this, and the void was triangular। कैसी void थी? Triangular। ट्राइंगुलर void। और यदि ट्राइंगुलर void में आपको कैटायन को फिट करना है तो कैटायन और एनायन का जो रेशियो होना चाहिए, इट शुड बी 0.155 से ग्रेटर या इक्वल और लेस देन 0.225। ओके, 0.155 हुआ तो एकदम एग्जैक्ट मजा आ गया, एकदम बीच में हटा हुआ है, एकदम आइडियल साइज है। इक्वल टू रहेगी तो सही है, इससे बड़ी रहेगी चलेगी, इस वॉइड में हट सकता है, पर इससे बड़ा नहीं हो सकता। इससे यदि बड़ा हो गया तो रिपल्सन ज्यादा हो जाएगी, सॉरी रिपल्सन ज्यादा नहीं हो जाएगी, पैकिंग अच्छे से कम पार्टिकल्स आएंगे। तो ट्राइंगुलर वॉइड में देखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्राइंगुलर वॉइड में यदि आपको एक कैटायन को प्लेस करना है तो इससे इक्वल बहुत अच्छा, या इससे बड़ी और इससे छोटा। गॉट इट? तो एक छोटा सा मैं स्टेटमेंट लिखता हूं तो अच्छा होगा। स्टेटमेंट देखो, कैटायंस आर सराउंडेड बाय एनायंस such that maximum stability occurs। ये जो कैटायन है, छोटी सी ब्लू कलर की कैटायन, किससे सराउंडेड रहते हैं? एनायन से सराउंडेड है। तो उल्टा मत लिख देना कि एनायन कैटायन से सराउंडेड नहीं रहता है, कैटायन एनायन से सराउंडेड रहता है। ठीक है ना? ये जो कैटायन छोटी सी है वो किससे सराउंडेड रहेगा? एनायन से सराउंडेड रहेगा, और इस तरह सराउंडेड रहेगा ताकि मैक्सिमम स्टेबिलिटी बेटा आपको मिल पाए। ओके, तो ये वाली कहानी है। नेक्स्ट वी विल कम टू ट्राइगोनल वॉइड। तो हम लोगों ने देख लिया क्या कहानी। टेट्राहेड्रल वॉइड को आप देखते हैं, तो आप लोगों ने अभी देखा ही है टेट्राहेड्रल वॉइड कैसी होती है। आई सपोज मैं ड्राइंग करने में टाइम खत्म नहीं करूंगा। टेट्राहेड्रल वॉइड होती है 4 एटम्स की बीच में। तो एटम्स कहां हो सकते हैं? ऑपोजिट जो है ऐसे केसेस है ना, 4 ही रहना चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है ना? इन चारों को यदि आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक टेट्राहेड्रल मिलती है। ओके, तो मैं ज्वाइन कर देता हूं थोड़ा सा, यदि मेरी डायग्राम उतनी है स्क्रीन में और आप लोग समझ सकते हैं। ओके, दूसरा कलर यूज करना चाहिए था, बट आई सपोज आपको नजर आ रहा है। ओके, टेट्राहेड्रल नजर आ रही है आपको? तो इस टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। इस टेट्राहेड्रल वॉइड में हमको कैटायन को रखना है। तो कैटायन को मैं रखूंगा यहाँ पे कहीं पे, तो वो कितनी होनी चाहिए? ओके, देखो कैलकुलेशन बोलता है कि R प्लस और R माइनस की जो लिमिटिंग रेडियस होनी चाहिए, that should be greater than equal to 0.225। देखो बेटा, 0.225 से ज्यादा हो गया या 0.225 के इक्वल हो गया तो आइडियल अरेंजमेंट है उसको। यदि आप एक टेट्राहेड्रल वॉइड में रखोगे, ये वाली टेट्राहेड्रल वॉइड
ओके 2 to 5 से ज्यादा हो गया या इक्वल हो गया तो आप कहां रखो, टेट्राहेड्रल वॉइड में रखो तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़िया रहेगी। ओके यहां पे रखोगे तो स्टेबिलिटी बढ़िया नहीं है। तो दैट क्रिस्टल आप कैसा पकड़ेगा शेप को, टेट्राहेड्रल शेप को पकड़ के चल देगा, ट्रायंगल में नहीं रह पाएगा। ओके एंड इट शुड बी दिस वन विल बी 0.73 नहीं 0.414 ठीक है 0.414 से ये कम रहना चाहिए यदि इसको टेट्राहेड्रल वॉइड भी रहना। ओके अब देखिए एक और चीज मैं मिस कर गया। अब मुझे एक बात बताओ तो इस कैटायन की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, जल्दी से कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी इस कैटायन की? 3। कौन पीट रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगी। ओके इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 4 होगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है ना? तो आप लोग भी थोड़ा पानी पी लो। बेटा आप लोग का छुट्टी कैसा कट रहा है वैसे? बहुत बोरिंग बोलो। अच्छा नहीं कट रहा है? नहीं सर, पढ़ाई करो घर में, ठीक है ना? इससे बढ़िया यूटिलाइज करो उसको बढ़िया से, ठीक है? आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज गिव इनफ टाइम टू योर स्टडी। सुबह में उठो पढ़ो। देखो सुबह में क्या होता है ना, आपका जो एज है ना, तो आप लोग 50 चीज सोचते हैं और जब इंसान जब सुबह उठता है ना तो उसकी जो सोचने वाली जो केमिकल्स होते हैं वो थोड़ा डिप्रेस्ड रहते हैं, तो इंसान कंसंट्रेट ज्यादा कर सकता है। आप लोग सुबह उठो, ठीक है? तो आई रिक्वेस्ट यू कि सुबह में पढ़ो, अच्छी रिजल्ट होगी और आप लोग सब सक्सेसफुल रहे होंगे। तो ये वाला हो गया क्या, THB टेट्राहेड्रल वॉइड इतनी रहनी चाहिए और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाती है। अब आते हैं हम लोग, मिटा देता हूं बोर्ड को, मैं ऊपर लिखता हूं, ठीक है? OHD ऑक्टाहेड्रल वॉइड में हमको किसी कैटायन को रखना है। अच्छा एक बात बताओ, मैं बनाता हूं। ऐसे मत समझो, इसको ऐसे समझो। ML6 आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है। एक सेंटर में एक एटम है, ठीक है ना? उसको 6 के साथ स्टेबल करना है। तो 6 के साथ स्टेबल कैसा होगा? एक प्लेन में 4 के साथ लगेगा, है ना? एक प्लेन में 4 के साथ लगेगा और 2 लगेगी ऊपर वाले प्लेन में। तो यही एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है ना, ध्यान है ना? ठीक है ना? याद होगा आप लोगों को। ये जो सेंटर वाली पोर्शन है, ओके, वहां पे एक एटम रहेगा, बाकी जो 6 है ये 4 जो रहेगी एक प्लेन में, दिस 4 विल बी इन वन प्लेन, और ये बाकी 2 जो रहेगा ऊपर रहेगा। तो बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पोजीशन पे प्लेस कर सकते हैं कैटायन को और बाकी तरफ एनायन रह सकते हैं। ओके तो चलो हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोग को ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल डायग्राम तो देख ली होगी कि ऑक्टाहेड्रल कैसी होती है। यदि आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखना है तो R प्लस और R माइनस जो होती है that should be greater than equal to 0.414 0.414 से ज्यादा होना चाहिए, ओके, और 0.732 से कम होना चाहिए। तो आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड में उस एटम को बढ़िया से रख सकते हो। गॉट इट? OHD में अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि OHD आप लोग देखोगे घर में जाके केमिकल बॉन्डिंग, और एक वॉइड होती है दैट इज नोन एज क्यूबिकल वॉइड।
अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कितना? 6 अरे बच्चा लोग तेज है, ऐसा नहीं पढ़ते। क्यूबिकल वॉइड, और जवाब भी देना है, तो मैंने क्वेश्चन पूछे। क्यूबिकल वॉइड वैसा कैसा होगा? एक क्यूब होगा, देखो ध्यान से, एक क्यूब होगी, क्यूब उतना अच्छा क्यूब नहीं है, क्यूब है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, क्यूब का बॉडी सेंटर पे एकदम बीच में, क्यूब का बॉडी सेंटर पे एक वॉइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिकल वॉइड। ओके, क्यूबिकल वॉइड एकदम एग्जैक्टली बॉडी सेंटर पे रहती है, तो वो कैसी रहनी चाहिए? 0.723 से बड़ा या इक्वल या लेस देन 1, तो उसे आप क्यूबिकल वॉइड में रख सकते। तो ये 4 टाइप के वॉइड्स हम लोगों ने देखे, सबके आपको r प्लस और r माइनस याद रहनी चाहिए, और एक टेबल में आप लोग इसको लिख लो। नेक्स्ट आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी कितनी होगी? 8। वेरी गुड, वेरी गुड। कोऑर्डिनेशन नंबर 8। दूसरा क्वेश्चन एक और है कि कौन सा वॉइड सबसे बड़ा होगा? लास्ट वाला क्यूबिकल वॉइड। जब वो ज्यादा बड़ा कैटायन को हटा रहा है तो उसकी वॉइड भी तो बड़ी है ना, तो क्यूबिकल वॉइड सबसे बड़ा। फिर कौन होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी, फिर टेट्राहेड्रल वॉइड होगी। कौन है? आवाज बंद करो अंशु, बेटा बंद करो आवाज। ठीक है, तो क्यूबिकल वॉइड सबसे बड़ी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड थोड़ी छोटी, ये सब थोड़ी छोटी, ये सबसे छोटा। ओके, तो कोडिंग ये लिमिटिंग रेशियो से आप लोगों को एक बात समझ आ रही है कि एक कैटायन कहां पे या किस तरह की वॉइड में स्टेबल रह सकता है, ये क्वेश्चन पूछी गई है, ये दिमाग में रखना है। अब देखिए एक और चीज, LRR सिग्निफाई क्या क्या करती है? व्हाट डज LRR सिग्निफाई? पहला बात वो सिग्निफाई करती है ज्योमेट्री ऑफ वॉइड। एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि व्हाट इज द, एक मिनट सॉरी बेटा, ये 732 ओके। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, आई डोंट रिमेम्बर वो क्वेश्चन क्या था, हाँ, कि LRR ऑफ अ यूनिट सेल, ठीक है ना, LRR ऑफ अ यूनिट सेल इज ग्रेटर देन 0.8, okay, is greater than 0.8. What is the coordination number of that crystal system? 8. बहुत सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्लियर रहेगा, आइडिया तो आपको समझ आएगा। LRR सिग्निफाई क्या क्या आप सिग्निफाई करती है? LRR ज्योमेट्री ऑफ वॉइड, एक वॉइड कैसा होगा, उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्रागोनल होगी, ट्राइगोनल होगी, कि क्यूबिकल होगा कि ऑक्टाहेड्रल होगा, वो सिग्निफाई करती है LRR। ये रेशियो मालूम रहेगा आपका। नंबर 2, स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम, एक सिस्टम के स्टेबिलिटी को भी बता सकता है, ठीक है ना, सिस्टम मतलब एक कंपाउंड, मतलब समझ रहे हो, स्टेबिलिटी ऑफ अ, ठीक है ना, एक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को भी बता सकता है। और क्या बता सकता है बताओ, और कुछ बता सकता है क्या? लिमिटिंग रेडियस रेशियो, ज्योमेट्री तो बता सकता है, स्टेबिलिटी तो बता सकता है, और कुछ बता सकता है क्या? सोचो, एनीथिंग। चलो एक होमवर्क दे रहा हूं कि ये थोड़ा दिमाग लगाना है कि और क्या थर्ड चीज हम बता सकते हैं, थोड़ा सोच के आना है, इट्स अ स्मॉल होमवर्क।
ज्योमेट्री बताएगा कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबिलिटी बताएगा कोई दिक्कत नहीं है, और एक चीज मैं बताया हूँ, क्या बता सकता, सोचोगे क्या? 10 सेकंड टाइम दे रहा हूँ, सोचो। सर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। Molecular सर मॉलिक्यूलर फार्मूला। हाँ फॉर्मूला बता सकती है क्रिस्टल की, और सर हाइब्रिडाइजेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर। सर कंपाउंड का कलर। कलर, अब डिफरेंट बहुत प्रॉपर्टीज आते हैं मेरे कलर के डिफरेंट, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता सकती है, सिंपल सा। ओके, तो एक चार्ट बना लेना आप लोग, ऐसा होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, अब हम लोग आते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था सिंपल क्यूबिकल का अरेंजमेंट और बीसीसी का अरेंजमेंट, जहां पे हम लोग 2 डायमेंशनल सीट लेते थे, ए टाइप अरेंजमेंट का, ठीक है ना। ए टाइप का अरेंजमेंट एक लेते थे, फिर दूसरा को शो करते थे, ठीक है ना। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट भी मिल गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ hexagonal seats, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल सीट्स के हम लोग अरेंजमेंट देखेंगे, और हम लोगों ने ये पढ़ा था 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल सीट्स क्या होता है, ये सबको मालूम। ए बी सर, ए बी अरेंजमेंट। हाँ ए बी टाइप होते हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ अरेंजमेंट ऑफ हेक्सागोनल सीट्स, 2 डायमेंशन वाले को हम लोग अरेंज करेंगे। To get efficient packing, 2 dimensional arrangement must be dash हेक्सागोनल। hexagonal, very simple। हम लोग को यदि efficient arrangement चाहिए 2 डायमेंशनल में, तो हमें hexagonal ही लेना। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल सीट से 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बनाऊंगा। ओके, तो क्या करूंगा, सीट्स ऑफ 1 लेयर इज, एक लेयर लेंगे हम ए बी टाइप का, ध्यान से सुनो, एक लेयर लेंगे मैं ए बी टाइप का, सीट्स ऑफ 1 लेयर, सीट ऑफ 1 लेयर इज प्लेस्ड over the second layer, ऐसे नहीं, seeds of second layer is placed over the first layer so that voids are occupied। देखो मानो एक फर्स्ट लेयर मैंने बना लिया ए बी अरेंजमेंट का, ए बी अरेंजमेंट का मैंने एक लेयर बनाया, ठीक है। अब मैं दूसरा ए बी अरेंजमेंट को उसके ऊपर रखूंगा, और इस तरह रखूंगा ताकि जो वॉइड्स थे फर्स्ट वाले में वो ऑक्युपाइड हो जाएंगे। ओके, समझ गए बात को। सीट्स ऑफ सेकंड लेयर, एक सेकंड लेयर लिए उसको प्लेस ऐसे करेंगे फर्स्ट लेयर पे ताकि जो वॉइड्स है फर्स्ट लेयर में वो ऑक्युपाइड हो जाए। ओनली 50% of the voids of
फर्स्ट लेयर कैन बी occupied by second layer। अभी हो गया है पहला लेयर में जितना भी वॉइड, अब दूसरा लेयर से जितना ज्यादा आप ढकना चाहो, इधर उधर जहां मन तहां लगाना लगा लो, पर आप मैक्सिमम 50% वॉइड्स को ही ढक पाओ। अब देखो हम लोग इसको इमेजिन करते हैं, हम लोग देखते हैं एक डेमोन्स्ट्रेशन को। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये सिर्फ ग्रीन वाला लेयर को अभी देखो और कुछ मत देखो, सिर्फ ग्रीन वाला को देखो। ग्रीन वाला कैसा है? हेक्सागोनल है, ए है और उसके डिप्रेशन में डाली हुई है बी डाली हुई है, ठीक है ना? तो ए बी, ठीक है, ए बी ऐसे है, ठीक है। ये वाला एक हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल शीट आपको दिखा, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल शीट को हमको 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करना, तो हम लोग क्या करें, एक लेयर है ये वाला ग्रीन वाला, इसके ऊपर में एक और लेयर लगाएंगे, वो भी ए बी टाइप की होनी चाहिए। देखो ये भी क्या है, ए बी टाइप है ना, दो के बीच में एक डाला हुआ है, ये भी ए बी टाइप है, ये भी हेक्सागोनल ही। ओके, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट की, ठीक है ना, तो 3 डायमेंशन तो है। अब ध्यान दो यहाँ पे आराम से कि वॉइड्स कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल वॉइड्स गिन लो, यदि गिनने में दिक्कत हो रहा है मैं पेन से गिन दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 वॉइड्स है, ठीक है ना। अब मैं इन वॉइड्स को भरने का कोशिश करता हूं सेकेंड लेयर लगा, ठीक है, मैंने लगा दिया। अब आपको ध्यान से देखना है इसको बेटा, ध्यान से, एकदम बहुत ध्यान से देखो। देखो ये वाला वॉइड जो था ये भरा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है? यस सर, भरा हुआ है। यस सर। ये वाला वॉइड भी भरा हुआ है, यस सर, ये ऊपर वाला वॉइड भी भरा हुआ है, यस सर, भरा हुआ है। 3 वॉइड हम भर पाए। ये नीचे वाला वॉइड भरा हुआ है क्या? नहीं, बोर्ड आपको दिख रही है, नहीं भरा हुआ। ये वाला वॉइड भरा हुआ है, नहीं भरा हुआ, देखो ये वाला वॉइड भरा हुआ है, नहीं भरा हुआ। तो आपने 3 वॉइड को मैक्सिमम भर पाया और 3 वॉइड तो खाली ही रह गए, है कि नहीं? 6 वॉइड का उसमें 3 ही वॉइड हम लोग भर पाए। देखो अब ध्यान से, हम लोगों ने वही किया, हम लोग एफिशिएंट पैकिंग करना चाहते हैं, तो 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट हम हेक्सागोनल शीट्स ही पिक कर रहे हैं, ठीक है। शीट्स ऑफ सेकंड लेयर, सेकंड लेयर को हम फर्स्ट लेयर के ऊपर लगा रहे हैं, इस तरह लगा रहे हैं कि इसके वॉइड्स को हम ढकने का कोशिश। ओनली 50% ऑफ द वॉइड, सिर्फ 50% ऑफ द वॉइड्स को ही भरना पॉसिबल है, जो डेमोन्स्ट्रेशन में आई सपोज क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? चलो, तो ये वाली हो गई अरेंजमेंट की कहानी कि किस तरह हम लोग 2 डायमेंशन हेक्सागोनल पैकिंग से लाएंगे 3 डायमेंशन, ठीक है। तो वी विल स्टडी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। हम लोग अब हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में HCP भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पैकिंग होती है कैसी होती है? AB टाइप। अब कैसे AB टाइप देखें? एक लेयर ए है, उसका मैं एक व्यू और आप लोगों को देखना पड़ेगा जब इंजीनियरिंग पढ़ने जाओगे बेटा। पहले ही ईयर में देखो, आप कोई भी ब्रांच लो कैड कैम आपको फर्स्ट ईयर में लेना ही। ये देखो लेयर ए है, ठीक है ना। क्या लेयर ए और लेयर बी में आपको कोई सिमिलैरिटी नजर आ रही है क्या? नहीं नजर आ रही है। तो इस वाले नीचे वाले खुद ही ए बी है, खुद ही ए बी है, पर इसको हम मान ले रहे हैं लेयर 1। नीचे वाले को मैं माना लेयर 1 और उसके ऊपर वाले को माना मैंने लेयर 2, ठीक है ना। तो ये ए बी, फिर उसके ऊपर में ए, एक हेक्सागन आएगी, फिर बी, ए बी, ठीक है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को हम लोग बोलते हैं AB टाइप, ठीक है।
गॉट इट? यस सर। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, चलो इस स्टैकिंग को एक बार 2 डायमेंशनल एक छोटी सी इमेज से देखने का कोशिश करते हैं, जिनके भी आइडियाज क्लियर नहीं हुए होंगे यहां से तो होंगे। देखो, ये जो येलो वाला लेयर है बेटा, ठीक है ना, ये जो येलो वाला लेयर है हम उसको ए लेयर मान रहे हैं, ठीक है ना, और ये जो ब्लू वाला है वो ब्लू वाला को हम बी लेयर मान रहे हैं, ठीक है ना, तो ए के ऊपर हम बी लेयर रख रहे हैं। तो देखो कितने सारे वॉइड्स को ऑक्युपाई किए, देखो ये वाला वॉइड्स को ऑक्युपाइड है, ये वाला वॉइड्स ऑक्युपाइड है, ये वाला वॉइड भी ऑक्युपाइड है, तो 3 वॉइड ऑक्युपाइड है। और ये वाला देखो, ये वाला पोर्शन खाली रह गया, ये वाला पोर्शन खाली रह गया और ये वाला पोर्शन खाली रह गया, 3 जगह खाली रह गई है ऊपर वाली, तो 3 जगह ऑक्युपाइड है और 3 जगह खाली है। तो ये आपको एक 2 डायमेंशनल डायग्राम से भी क्लियर हो गया। ओके, अब चलिए क्या करते हैं हम लोग बेटा, अब इस अरेंजमेंट को देखते हैं और ये ध्यान से समझिएगा, थोड़ा टाइम कम है पढ़ने समझाने की कोशिश करूंगा उस टाइम में। देखो, सबसे पहले नीचे में क्या था, एक हेक्सागन थी, कोई दिक्कत? नीचे में क्या था, एक हेक्सागन था, ठीक है। हेक्सागन में आपको मालूम है कि एक सेंटर में एटम होती है, यहाँ पे फेस पे, और 6 कोनों पे भी एटम है, यहाँ पे भी एटम है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक हेक्सागन थी, फिर मैंने क्या किया, हेक्सागन जो एक लेयर था उसके ऊपर उसके वॉइड्स को मैं भरने का कोशिश किया, तो 6 वॉइड्स थे, 6 वॉइड्स से मैक्सिमम कितने वॉइड्स थे, 3 ही वॉइड्स भरे, तो मतलब 3 एटम्स लगा, तो 3 एटम्स जो थी वो किस तरह रखी गई, एक ट्रायंगल के फॉर्म में। देख लीजिए, ये जो सेकंड लेयर की है एक क्या है, एक ट्रायंगल है कि नहीं, एक ट्रायंगल के जैसे रखा हुआ है। ओके सर वीडियो पॉज हो गया है। पॉज नहीं हो गया, वो मैं कर दिया था। अच्छा ठीक है, 1 2 3, ठीक है ना। तो सेकंड लेयर जो हेक्सागनल, नीचे वाली हेक्सागनल, कोई दिक्कत नहीं ना, नीचे वाला हेक्सागन है कि नहीं? यस सर है। हेक्सागनल, फिर उसके ऊपर एक ट्रायंगल, ठीक है, हेक्सागनल ट्रायंगल ए बी, ऊपर में फिर से ए, कौन आ जाएगा फिर से, ठीक है। अब यहाँ पे कितने एटम थे, 1 2 3, ये हेक्सागन में यहाँ पे सेंटर में 1 2 3 4 5 6, ये एक एलिमेंट हो गई। अब मैं एक यूनिट सेल यदि पकड़ता हूं, ये एक यूनिट सेल हो जाएगी। अब इस यूनिट सेल में मैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकालने का कोशिश करता हूं, ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, जेड, ठीक है ना, जेड भी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होता है। अब देखिए नेक्स्ट, देखो यहां पे कितने सारे हैं, 6 एटम है कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे कितने एटम है, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ये कॉर्नर पे 6 एटम है, ये भी कॉर्नर पे 6 एटम जो यूनिट सेल के अंदर में आ रहे हैं, तो टोटल कितने हैं कॉर्नर पे, 12 एटम है, कॉर्नर पे कितने हैं 12। और बेटा कॉर्नर एटम का कितना शेयर होता है, 1/8। 1/8 देखो बेटा 1/8 होता है जब क्यूबिकल सिस्टम होता है, क्योंकि एक क्यूब का 8 कॉर्नर, 1/6 हाँ वेरी गुड, किसने बोला, टेल योर नेम,
सर 6 एक सब जुड़ जाएगा। सर्वे वासवन। आलोक कुमार। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 1/6 6 है कॉर्नर, तो 6 के बीच में ही शेयर होंगे, तो 6 और 6 12, तो 12 एटम्स कॉर्नर पे हैं, वो शेयर होंगे 6 यूनिट सेल के बीच में। तो एक यूनिट सेल को 1/6 से मिलेगा, तो 12 into 1/6 प्लस 1 2 तो फेस पे, तो फेस का शेयर कितना होगा? हाफ 1/2 into 2 प्लस ये 3 अंदर में, बॉडी ठीक अंदर है, में। प्लस 3। अब बेटा देखो, बहुत सारे लॉजिक में डायरेक्टली बोल दिया जाता है कि ये 3 अंदर में है, बट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ये 3 अंदर में नहीं रहते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात। ये जो 3 एटम है, ये जो 3 एटम ये ट्रायंगल में है, ये 3 एटम जो यूनिट सेल में रहता है, तो उसका कुछ पोर्शन बाहर रहता है। ओके, उसका कुछ पोर्शन बाहर रहता है, पर जो बगल वाला यूनिट सेल होता है उसका भी, ये बीच वाला 3 रहता है, उसका कुछ पोर्शन अंदर रहता है। बोलने का मतलब समझो, ये जो 3 एटम है इनका मान लो 10% बाहर निकले, ठीक है ना, तो बगल वाला यूनिट सेल का 10% अंदर है, ठीक है, तो 10% बाहर उसका है, इसका 10% अंदर है, तो हम मान सकते हैं कि पूरी तरह से इसके अंदर ही है। पर देखो लॉजिक को गड़बड़ मत करना, ये हेक्सागोनल यूनिट सेल में जो, सॉरी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के यूनिट्स में ये वाली जो पोर्शन है पूरी तरह से अंदर नहीं होती, इसके कुछ पार्ट बाहर होते हैं और बगल वाले के कुछ पार्ट अंदर होते हैं, तो हम यूनिफॉर्म टोटल मान लेते हैं। ये आइडिया आप क्लियर है? तो 3 का 3 ही है, 10% बाहर है तो 10% अंदर भी है, ये हो गई प्लस 6 1 जा 6 6 2 2 प्लस 3 1 प्लस 3 सर 1/2 into 2 कहाँ से आया? 1/2 फेस बेटा, ओ, ये वाला फेस वाला 1 2 फेस की शेयर होती है हाफ, ठीक है ना, गॉट इट? ठीक। फेस हाफ ही कंट्रीब्यूट करता है, तो 6। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो होती है 6, ठीक। अब चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर समझना है तो देखो ध्यान से बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर समझने के लिए आप इसको पकड़ो, ये वाला, इस एटम से हम समझने का कोशिश करते हैं। ये एटम जो है अपने प्लेन में, ये वाली प्लेन में 6 से कनेक्टेड है 6 ये वाला एटम 9 अपनी प्लेन में 6 के साथ टच में, और ऊपर वाले के 3 के साथ, 6 और 3 9, पर नीचे भी होगा ना बेटा? यस सर, तो 12 हो जाएगा। तो एक नीचे, 3 नीचे से भी टच करेगा, तो 6 3 9 3 समझ आ गई? तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 12 6 in its own layer and plus 3 above plus 3 below। 6 3 9 और 3 12, समझ आ गई ना? 6 अपने ही लेयर में, 3 ऊपर वाला लेयर में और 3 नीचे लेयर में। देखो इससे देख लो, इससे क्लियर हो जाएगी। ये जो है ना, देखो इसका है इस साइड में तो ये ढक दिया है इसको 3, पर इधर से भी तो होगा कोई 3, यदि इधर से मैं 3 लगा दूं तो लो 3, इधर से भी तो 3 होंगे, तो यस सर, समझ आ रही है ना? देखो ये फ्रंट से दिखेगा ऐसा ही, दिस काइंड ऑफ इमेज यदि आप दिख पा रहे हो, ऑनलाइन तो क्लास है, ऑफलाइन तो में नहीं दिख पाती है ये सब, पर ऑनलाइन में दिख रही है। समझ आ रही है? फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा, समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर, यस सर। गुड, चलो तो ये हो गए कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए। अब हम लोग देखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। देखो पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है क्या होता है, नंबर ऑफ वॉल्यूम इन यूनिट सेल इनटू 4/3 pi r cubed डिवाइडेड बाय यूनिट सेल का एरिया वॉल्यूम। अब देखो इस हेक्सागोनल यूनिट सेल का वॉल्यूम बेटा, देखो कैलकुलेशन और ज्योमेट्री के हेल्प से यदि आप अभी करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगी,
मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो वॉल्यूम होती है टोटल इस यूनिट सेल की, इट इज 24√2 r³। तो फिलहाल इसे आप दिमाग में रखो क्योंकि इसकी ज्योमेट्री में आपको जाने की जरूरत है। दिस इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 24√2 r³। ओके, और इसका वैल्यू क्या होता है? इट इज इक्वल टू व्हाट? 1.4. ये a है, ये वाला b है, a b, अंडरस्टूड? और a b किसके बराबर होती है? देख लो ये चीज, मानो एक यूनिट सेल, एक यहाँ पे एटम है और एक यहाँ पे, तो ये वाला r और ये वाला r, 2r हो गया। तो ये भी दिमाग में रखो क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। a और b तो बराबर होता है, इज इक्वल टू 2r, अंडरस्टूड? तो आप यदि साइड दिया होगा तो आप निकाल सकते हैं। गॉट इट? तो वॉल्यूम इज व्हाट? 24√2 r³। ये आपको दिमाग में रखना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पैकिंग फ्रैक्शन। अब इसको आप कैलकुलेट यदि करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद ये आ जाती है 0.74, और पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूं तो इट इज 74%। ओके, पैकिंग फ्रैक्शन से 0.74, पैकिंग एफिशिएंसी इज 74%। अब इसके पीछे दिमाग मत लगाना, अभी आपको जरूरत भी नहीं है, ये बस आप दिमाग में रख लो कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो हो जाती है 24√2 r³। ओके, तो ये वाली पोर्शन हो गई। अब एक चीज और मैं डिस्कस कर देता हूं यहाँ पे, और लास्ट टॉपिक ही रहेगी आज की। देखो, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने सारे होंगे? 12 सर। कितना होंगे? 12. 6 into 2, 12 है ना? एंड ट्वाइस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 6. 6 इक्वल टू, ओके, ये तो हो गई। अब डेंसिटी का भी फॉर्मूला बता ही देता हूं, डेंसिटी भी देख ही लो। डेंसिटी क्या होगी? इनटू मोलर मास डिवाइडेड बाय Na इनटू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ √2 r³। ठीक है ना? समझ यस गए? सर. आप चाहो तो सिंपली इसको a³ भी लिख सकते हो, पर मैंने एक्सपैंड करके लिख दिया क्योंकि 8 दिया is equal to 2r. So I suppose this would be the idea clear for today's SCP packing, जो very efficient है। 74% आसपास इसमें occupied space रहती है और void space 26%। ओके, बीसीसी में कितनी रहती है बोलो तो efficiency? जी सर. बीसीसी में 68 कितनी रहती है? 68%। 68. Okay, beta. So this one has been the class for today. Thank you. Thank We will you, meet sir. in the next class. Thank और you, next sir. class में पढ़ के आना, क्योंकि Thank you, next sir. class is going to be a whole numerical class. पूरी numerical होने वाली है next class में, ठीक है? सर डेंसिटी में 4 कहाँ से आया? Hi भैया। सर डेंसिटी में 4 कहाँ से आया? वो डेंसिटी ऊपर। यस सर। Density 4 नहीं होगा बेटा, गलती लिख दिया, 4 नहीं होना चाहिए, 6 होगा ना? 6 होगा। वाह, पहले ना बोलो, ठीक है? और क्या है? 6 होगा, नंबर पैटर्न। यस सर। चलो बेटा, थैंक यू।